Good morning guys, myself अनामिका मिश्रा, वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। हम लोग प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसको हम लोग 3 पार्ट में सॉल्व किए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। इसमें आपके जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलीफेज सिस्टम। जब आप एसी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप साइनसोइडल वेव को ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हैं। कई सारे वहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकालना जानते हैं, एवरेज वैल्यू निकालना जानते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। बट अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम लोग पॉलीफेज सिस्टम पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि पॉलीफेज सिस्टम में क्या होता है कि वॉटमीटर मेथड पढ़ाया जाएगा आपको, जहां पर सिंगल फेज वॉटमीटर मेथड, 2 फेज वॉटमीटर मेथड और 3 फेज वॉटमीटर मेथड के बारे में बताया जाता है। तो आपको पता ही है कि जब हम पावर की वैल्यू निकालना होता है, जैसे cos फाई इक्वल टू पी अपॉन में अंडर रूट साइन थीटा, यहाँ से क्या होता है कि हम लोग कई सारे पावर की वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन में W1 प्लस W2। W क्या है यहाँ पे? वॉट मीटर है। तो ये सारी चीजें जब आपको कॉन्सेप्ट बताई गई थी वीडियो में, तो वहां पे हम बता चुके हैं। आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको वहां से रिपीट हो जाएगी। आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम, पॉलीफेज सिस्टम क्या है हमारा? ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलेंगे तो लिखा हुआ है कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज करंट से रहती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्टार कनेक्शन में स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से रहती है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से रहती है। क्या होता है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से रहती है। अब आगे के पीछे आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3 डिग्री 30 डिग्री आगे, बी दिया हुआ है 120 डिग्री आगे, ऑप्शन सी दिया हुआ है 90 डिग्री आगे और ऑप्शन डी दिया हुआ है 180 डिग्री आगे। सही है। तो देखिए, बात किसकी की है? स्टार कनेक्शन की है और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की बात की गई है। तो आपको पता है कि स्टार कनेक्शन में हमें क्या चीज इक्वल मिलती है? हमें करंट इक्वल मिलती है। मतलब कि अगर हम फेज करंट की बात करेंगे तो आई एल इज इक्वल टू होता है IPH। मतलब लाइन करंट बराबर होती है किसके? फेज करंट के बराबर होती है। इसके बाद अगर हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं तो VL इज इक्वल टू हो जाता है VPH अपॉन में √3। सही है। VPH अपॉन में क्या होता है? √3 होता है। ये किसकी बात हो गई? ये स्टार की बात हो गई। तो स्टार कनेक्शन में कितना गुना होता है? √3 गुना होता है। और अगर यही हम डेल्टा की बात करेंगे और अगर हम यहाँ पे पावर लिखेंगे तो √3 VL IL cos फाई, ये पावर हम लोग लिखते हैं। और cos फाई इज इक्वल टू, अगर हमें यहाँ से निकालना होगा, मतलब पावर फैक्टर निकालना होगा, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन में √3 VL इंटू में IL। सही है।
अब देखिए अगर हम स्टार की बात करेंगे तो आपको पता है कि स्टार में क्या इक्वल होगा, वोल्टेज इक्वल होगा, मतलब कि VPH इज इक्वल टू VL होगा। सही है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे करंट की बात करेंगे तो IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IPH अपॉन में √3। मतलब कि अगर डेल्टा कनेक्शन की बात हो रही है तो वहां पर हमें वोल्टेज इक्वल मिलता है और स्टार में करंट बराबर मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम पावर का फॉर्मूला लिखेंगे तो सेम फॉर्मूला होगा √3 VL IL cos phi, और पावर फैक्टर अगर हमें निकालना होगा मतलब cos phi निकालना होगा तो P अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 VL इंटू में IL लिख सकते हैं। सही है। इस तरह से हम लोग चलते हैं। अब देखिए स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से रहती है। स्टार कनेक्शन का ये लाइन वोल्टेज है आपका, ये फेज वोल्टेज है आपका। तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे रहती है। कैसे रहती है, 30 डिग्री आगे की तरफ रहती है। आपको पता ही है कि लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना। अगर हमारे पास ये मान लीजिए कि ये हमारे पास में वोल्टेज है और ये हमारे पास में करंट है, ठीक है, ये हमारा थीटा है। यहाँ पर मान लीजिए कि वोल्टेज है और ये यहाँ पर हमारा करंट है और ये मान लीजिए कि हमारा थीटा है। तो देखिए जब हमारा वोल्टेज से थीटा डिग्री आगे की तरफ हम चलेंगे मतलब कि करंट लीड कर रही है, आगे की तरफ चल रही है मतलब कि करंट लीड कर रही है। और ये किसका गुण होता है, कैपेसिटिव सर्किट का गुण होता है। इसी तरह से अगर ये बात की जाए तो यहाँ पर वोल्टेज से आई जो होती है वो थीटा डिग्री पीछे चल रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज से थीटा डिग्री लैग कर रही है। क्यों, क्योंकि वो पीछे चल रही है। तो ये किसका गुण होता है, ये इंडक्टिव का गुण होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जब स्टार कनेक्शन की बात की जाती है तो वहां पर हमें करंट इक्वल मिलती है। और अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज हमें 30 डिग्री आगे की ओर मिलता है। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई में कोणीय विस्थापन कितना होता है। सप्लाई में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 3 फेज सप्लाई में कोणीय विस्थापन कितना होता है, किसकी बात की गई है यहाँ पर, सब कोणीय विस्थापन की बात की गई। किसमें, 3 फेज सप्लाई में बात की गई है। ऑप्शन देखिएगा कि क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ऑप्शन बी दिया हुआ है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल और ऑप्शन सी दिया हुआ है 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ऑप्शन डी दिया हुआ है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। सही है। तो देखिए जब 3 फेज सिस्टम की बात की जाएगी तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरह का बनता है। मतलब कि इसके और इसके बीच में कितना विस्थापन होता है, 120 डिग्री का विस्थापन होता है। किसकी बात की जाएगी, तो 3 फेज की बात की जाएगी। अगर हम 2 फेज की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा वेव फॉर्म बन करके आएगा। मतलब कि इसके और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर 3 फेज सप्लाई से कोणीय विस्थापन, और आपको पता है कि अगर हमें थीटा इलेक्ट्रिकल निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होता है, P/2 थीटा मैकेनिकल। सही है। मतलब कि अगर हमें यहाँ से 2 फेज सप्लाई की बात करेगा मतलब कि 90 डिग्री कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये 2 फेज सप्लाई का हो गया। अब 2 फेज सप्लाई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में स्कॉट कनेक्शन यूज करते हैं। जो 2 फेज को 3 फेज में चेंज करता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्कॉट कनेक्शन कहलाता है। और 2 फेज की अगर हम बात करेंगे तो 90 डिग्री, जैसे हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है।
उसमें जब हम कैपेसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर करते हैं और पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम दो वाइंडिंग का यूज करते हैं कि नहीं, एक हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है, और बीच में क्या होता है, हमारा रोटर होता है, यहाँ पर कैपेसिटर होता है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है और ये ऐसे कनेक्ट होता है, ये यहाँ पे वोल्टेज से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुई, इन दोनों के बीच की अगर बात करेगा, मतलब कि टू फेज सप्लाई की बात करेगा, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करें, ये देखिए दोनों वाइंडिंग किस पे, 90 डिग्री पे, मतलब कि टू फेज सप्लाई किस पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। और अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर जब हम पढ़ने जाते हैं तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितने पे हो रहा है, 120 डिग्री पर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई में अगर कोणीय विस्थापन की बात करेगा तो कितना विस्थापित होगा, 120 डिग्री विस्थापन होता है। और फॉर्मूला तो ये होता है, अगर आपसे थीटा इलेक्ट्रिकल पूछा है और थीटा मैकेनिकल आपको दे रखा है तो आप, और पोल्स की संख्या भी पता होना चाहिए, मतलब कि हमें डीसी मशीन का ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पोल्स दिया है और थीटा मैकेनिकल दिया है तो थीटा इलेक्ट्रिकल हम कैसे निकालते हैं, तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल होता है। और अगर आपसे ये कह दे कि एक डिस्क है वो एक राउंड घूम रही है, ये एनर्जी मीटर का क्वेश्चन होता है, जब वहां पे ये बोला जाता है कि कोई एक डिस्क है जो एक राउंड अपना कंप्लीट कर रही है या फिर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं 360, और 360 मान करके हम लोग थीटा इलेक्ट्रिकल निकाल लेते हैं। करेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फेज वोल्टेज मापी जाती है, किसकी बात की गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेज वोल्टेज मापी जाती है, फेज वोल्टेज मापी जाती है, किसकी बात किया हुआ है, फेज वोल्टेज मतलब कि VPH की, किसकी बात हुई है, VPH की बात हुई है। अब ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, लाइन व न्यूट्रल के बीच में, लाइन व न्यूट्रल के बीच, लाइन व न्यूट्रल के बीच में, फेज व लाइन के बीच में, फेज व लाइन के बीच में, ऑप्शन सी दिया हुआ है, दो फेज व लाइन के बीच में, दो फेज व लाइन के बीच में, और ऑप्शन डी दिया हुआ है, लाइन टू लाइन के बीच में, सही है। तो पूछा क्या गया है आपसे, फेज वोल्टेज की बात की गई है, मतलब VPH की बात की गई है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में 3 फेज और 1 न्यूट्रल होगा, मतलब कि 3 फेज और 4 वायर सिस्टम होता है ना। तो इसको अगर हम लोग मान ले तो यहाँ पर मान लीजिए ये 3 आपका फेज है और ये आपका एक न्यूट्रल है, मतलब कि R, Y, B और ये क्या है, N है, मतलब कि न्यूट्रल है। तो बात ये है कि फेज वोल्टेज की बात की गई है, तो अगर हम लोग फेज इसके बीच में हमें फेज मापना है तो हम क्या करेंगे कि कोई भी फेज और एक न्यूट्रल, R और एक न्यूट्रल, Y और एक न्यूट्रल, B और एक न्यूट्रल, मतलब इन तीनों को लेकर के हम लोग न्यूट्रल के साथ में जोड़ करके फेज वोल्टेज नाप सकते हैं। मतलब कि फेज और लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज नापी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए आर है तो इसका कलर आपको पता ही है कि रेड होगा, येलो है तो इसका, वाई है तो येलो होगा और बी है तो ब्लू होगा। तो ये तीनों तो फेज हो गए। अब न्यूट्रल का कलर क्या होता है, न्यूट्रल का कलर हमेशा ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक होता है। ये IE रूल के हिसाब से, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है उसमें बताया गया है कि न्यूट्रल का कलर हमेशा ब्लैक होगा। और अगर आपसे अर्थ का कलर पूछे कि अर्थ का कलर कैसा होता है, तो अर्थ का कलर हमेशा ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन।
याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि ये तो रेड, येलो और ब्लू 3 फेज हो गए, और न्यूट्रल का कलर कैसा हुआ, ब्लैक हुआ, और अर्थ का कलर कैसा हुआ, ग्रीन कलर हुआ। तो अगर हमें फेज वोल्टेज मापना है तो हम लाइन और न्यूट्रल के बीच में नापते हैं। कोई भी एक फेज ले लीजिए और वहां से एक न्यूट्रल को कनेक्ट करके हम लोग फेज वोल्टेज को नाप सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग फेज वोल्टेज को माप ले रहे थे, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। लिखा है कि 2 वॉट मीटर विधि द्वारा कुल पावर होगी। 2 वॉट मीटर विधि द्वारा, कितने द्वारा, 2 वॉट मीटर मेथड। मैंने आपको बताया कि वॉट मीटर कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, 1, 2 और 3। 2 वॉट मीटर यानी कि 2 वॉट मीटर मेथड द्वारा, 2 वॉट मीटर मेथड द्वारा 2 वॉट मीटर मेथड द्वारा कुल पावर होगी टोटल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल पावर होगी। टोटल पावर होगी किसके द्वारा हम लोग बात कर रहे हैं, 2 वॉट मीटर मेथड के द्वारा बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है W इज इक्वल टू W1 प्लस में W2। ऑप्शन बी दिया हुआ है W इज इक्वल टू W1 प्लस हाफ W2। ऑप्शन सी दिया हुआ है W1 प्लस 3/2 W2। और ऑप्शन डी दिया हुआ है W इज इक्वल टू W1 प्लस 2W2। ऑप्शन दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या है, 2 वॉट मीटर मेथड की बात की गई है। तो देखिए जब सिंगल 1 वॉट मीटर मेथड हम देखते हैं तो वहां पे 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, और वो बैलेंस और अनबैलेंस दोनों ही कंडीशन को फॉलो करता है। तो अगर हमें बैलेंस या अनबैलेंस दोनों ही कंडीशन में वॉट मीटर मेथड का यूज करना है तो हम वहां पे 1 वॉट मीटर मेथड का यूज कर सकते हैं। दोनों की पावर सेम आती है। 1 वॉट मीटर मेथड में P इज इक्वल टू, मतलब कि दोनों की पावर W1 इज इक्वल टू W2 की कैसी होगी, बराबर होगी। तो दोनों की पावर जो होगी वो दोनों की बराबर होगी। और कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। कितने पे, 0 पे। अगर हम यही बात थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे करें, मतलब कि इंडक्टिव, 60 इज इक्वल टू इंडक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 0.5 तक, अगर 0 से 0.5 तक करें तो यहाँ पर W1 इक्वल टू W2 नहीं होता, यहाँ पे टोटल W में क्या होता है कि W2 की वैल्यू नेगेटिव आती है। जैसे मान लीजिए अगर हमें W की वैल्यू हाफ VL/IL cos 60 डिग्री मिला, ठीक है, तो यहाँ पे W2 इज इक्वल टू माइनस हाफ VL/IL cos 60 डिग्री मिलेगा आपको। सही है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कब हमें W2 की वैल्यू दूसरे वॉट मीटर मेथड का अगर हम यूज करेंगे तो कब हमें W2 की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, जब हम किस पे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे बात करेंगे जो कि इंडक्टिव लोड होगा, और 0 से 0.5 भी हम इसको कह सकते हैं। तो उस टाइम में हमें W2 की वैल्यू कैसे मिलती है, नेगेटिव मिलती है। तो यहाँ पर हमें 2 वॉट मीटर मेथड का प्रयोग करना है और टोटल पावर बताना है। तो टोटल पावर हमारी क्या हो जाएगी, W इक्वल टू में W1 प्लस W2 हो जाएगी। सही है, आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच में होता है। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर वोल्टेज एंड करंट के बीच में होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि पावर फैक्टर की बात की गई है। अब देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है कोसाइन, ऑप्शन बी दिया हुआ है साइन, ऑप्शन सी दिया हुआ है
टेंजेंट, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, टेंजेंट, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही है। तो बात किसकी हो रही है, पावर फैक्टर की हो रही है, और किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो यहाँ से अगर पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम लिखते क्या है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन में जेड। कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर अपॉन में जेड। मतलब कि हमारा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन में जेड फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हमारा रेजिस्टेंस है और ये क्या हमारा इम्पीडेंस है। तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, टेंजेंट का। क्योंकि देखिए जब ये आपका ऐसे डायग्राम बनता है, ये हमारा एंगल बना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्टिव पावर, मतलब कि वी आई कॉस फाई। सही है। ये क्या हो गया हमारा रिएक्टिव एपरेंट पावर, सॉरी ये हो गया हमारा रिएक्टिव पावर, मतलब कि वी ए आर वोल्टेज एम्पियर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, वी आई साइन फाई लिखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, वी आई साइन फाई, वी आई साइन फाई। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, वी आई कॉस फाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वी आई कॉस फाई। और ये वाला हमारा क्या होता है, एपरेंट पावर होता है। क्या होता है, एपरेंट पावर होता है। तो देखिए बात ये है कि ये हमारा एक्टिव हो गया, रिएक्टिव हो गया और एपरेंट। कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर, एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर होता है। तो या फिर हम लोग कॉस फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन में जेड लिख सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये एक टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या है, टेंजेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा होता है, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, टेंजेंट मानते हैं। जैसा आपको डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस वर्क करता है ना विरोध करने का, उसी तरह आपका एसी सर्किट में इम्पीडेंस वर्क करता है, मतलब कि वो भी आपके काम में विरोध ही उत्पन्न करेगा। तो बात वही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर 3 फेज सप्लाई के कनेक्शन होते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अधिकतर 3 फेज सप्लाई, अधिकतर 3 फेज सप्लाई अधिकतर 3 फेज सप्लाई के कनेक्शन होते हैं। 3 फेज सप्लाई के कनेक्शन होते हैं। किसकी बात की गई है, 3 फेज सप्लाई की। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपके पास में, श्रेणी व समांतर में। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, श्रेणी व समांतर क्रम में। ऑप्शन ए दिया हुआ है सीरीज व पैरेलल में, सीरीज व पैरेलल में। ऑप्शन बी दिया हुआ है स्टार व डेल्टा में, स्टार एंड डेल्टा में। और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, डेल्टा एंड स्टार में। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, डेल्टा एंड स्टार में। और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो देखिए बात किसकी की गई है, 3 फेज सप्लाई की बात की गई है। अगर हम 3 फेज सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर हमेशा कैसा यूज करते हैं, हम स्टार और डेल्टा में यूज करते हैं, क्योंकि स्टार में हमारी करंट बराबर होती है और डेल्टा में हमारा वोल्टेज बराबर होता है। और डेल्टा और स्टार जो होता है वो बहुत ही कम यूज होता है, जहाँ बहुत ही कम वैल्यू की हमें जरूरत होती है, जैसे हमारा सबस्टेशन हो गया। इन सब जगहों पे हम लोग किसका यूज करते हैं, डेल्टा और स्टार का यूज करते हैं। सही है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।